नमस्कार। शब्द शब्द साहित्यिक समूह शब्द शब्द दर्पण साहित्यिक समूह के एक लोकप्रिय पटल पर मैं महेंद्र भट्ट ग्वालियर की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ये हमारा ग्वालियर ऐतिहासिक नगरी है, बहुत पुरानी नगरी है, प्राचीन नगरी है। वो हमें फक्र है, हम ग्वालियर के माटी में पले पुटे और शिक्षा ग्रहण की। ग्वालियर नगर कवि कलाकारों की भूमि है। यहाँ साहित्य और संगीत की महान परंपरा का एक लंबा इतिहास है। हिंदी साहित्य के समकालीन दौर में यह महान परंपरा अक्षुण्ण रही है। हमारे ग्वालियर रियासत में राजा मानसिंह तोमर ने लंबे समय तक राज्य किया। उसके पश्चात केदिया राजवंश ने शासन की बागडोर संभाली। बड़ा लंबा इतिहास है, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है हमारे ग्वालियर का। यहाँ बड़े बड़े विद्वान और कलाकारों ने भी जन्म लिया है। संगीत सम्राट तानसेन जो हमारे ग्वालियर के नजदीक 45 किलोमीटर की दूरी पर बेहट गांव में उन्होंने जन्म लिया। उनका बचपन का नाम तनु मिश्रा था। बाद में तानसेन के नाम से संगीत सम्राट तानसेन प्रसिद्ध हुए। यदि विष्णुदास, बिहारी पद्माकर, तानसेन और बैजू बावरा ने ग्वालियर को अतीत में एक पहचान दिलाई थी, तो पंडित वीरेंद्र मिश्र, पंडित आनंद मिश्र, मुकुट बिहारी सरोज, पंडित हरिहर प्रसाद द्विवेदी, शिव नारायण सिंह चौगी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान विद्वानों ने हमारे ग्वालियर नगरी में जन्म लेकर गौरवशाली इतिहास बनाया। मैं ऋणी हूं ग्वालियर की पावन धरती के प्रति। यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई कला वाणिज्य महाविद्यालय में मैंने शिक्षा का ग्रहण किया, उच्च शिक्षा ग्रहण किया, जो विक्टोरिया कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इस कॉलेज में अटल बिहारी वाजपेयी, सर्वेश्वर द्वार सक्सेना, राम कुमार चतुर्वेदी, चंचल, बड़े बड़े स्वनाम धन्य विभूतियों ने शिक्षा ग्रहण की। और मैं एक बार पुनः शब्द शब्द दर्पण साहित्यिक समूह के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे एक लोकप्रिय पटल पर अपनी बात कहने का अवसर दिया और मुझे रूबरू कराया। मैं पटल के उस पार सभी लोगों का एक बार पुनः ग्वालियर की धरती पर प्रणाम निवेदन करता हूं। धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रस्तावना संबोधन में हमारे साथ थे आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, जो कि ग्वालियर से आते हैं। जैसे कि आप संबोधन में सुन रहे थे, तो ये सब दर्पण समूह का शब्दों के अनूठे व्यक्तित्व कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम हर एक मंगलवार को एक साहित्य की शख्सियत को आप सबके समक्ष लाते हैं और उनसे बातें करते हैं, उनके साहित्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके शहर के बारे में, प्रदेश के बारे में, भारत देश के बारे में, और उनकी रचनाओं का श्रवण करते हैं। वो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। तो एक कार्य हमने पूरा कर दिया है। उनके शहर ग्वालियर के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छा बताया। ऐतिहासिक शहर है और पहले यहाँ पर तोमर राजपूत राजाओं का राज्य था। बाद में मराठा, जब पूरी मराठा क्रांति हुई, एक क्रांति कहूंगा, एक जो कि विदेशी साम्राज्य के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। उस आंदोलन के तहत एक हिस्सा, जिसमें कि आपके मराठों के 4 भाग हुए थे, उनमें एक भाग ग्वालियर का जो राज्य था वो सिंधिया परिवार के हाथ आया था, गायकवाड़ परिवार था, भोसले परिवार था। ये 4 परिवार जो थे, चारों परिवारों के में एक ग्वालियर का राज्य आया था और वो चल रहा है। और स्वतंत्रता के बाद में आपने बताया अटल बिहारी वाजपेयी जी, और भी आजकल हमारे सिंधिया जी वहाँ राज्य करते हैं। मजिया माता, राजमाता सिंधिया थी। और बहुत विद्वान हैं संगीत के क्षेत्र में, कविताओं के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में ग्वालियर बहुत आगे है। और आजकल तो देखा जाता है कि
हमारे ग्वालियर से बहुत बड़े टेकी जो जिनको टेक के जो आपके टेक्नीशियन यानी कि टेक्नीशियन नहीं, जो कि आईटी क्षेत्र के बड़े बड़े योग्य व्यक्ति ग्वालियर से हैं जो कि जगह जगह काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार आदरणीय महेंद्र भट्ट जी हमारे कार्यक्रम में आने का। और हम विधिवत कार्यक्रम का प्रारंभ करना चाहेंगे। और विधिवत कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले सरस्वती वंदना का प्रावधान है, तो मैं चाहूंगा कि आप सरस्वती वंदना करें। उसके पश्चात हम प्रश्नों का दौर चलाएंगे और आपकी रचनाएं सुनेंगे। स्वागत है सरस्वती वंदना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह जी, लोकप्रिय हमारे साहित्यकार है, बहुत अच्छे संचालक है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मानव टुंगराड़ा जी जो हमारे पटल के संचालक संस्थापक है, उनके मैं प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और ये स्वाभाविक है क्योंकि कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पहले माता को आह्वान किया जाता है। और मैं प्रबल सिंह एक बार मैं बता दूं, मौलिक बात जोड़ना चाहते हो अपनी बात में, मैं 4 माताओं को मानता हूँ। पहली हमारी भारत माता जहाँ मैंने जन्म लिया है, और दूसरी हमारी अपनी माता जो न मैंने पेट में रखकर दुनिया को देखने का अवसर दिया है, और तीसरी मेरी माता एक भाषा में अपनी बात को निकालते उच्चारण किया है। और तो भला हो गोस्वामी तुलसीदास ने पहली बार में उन्होंने राम बोला कह दिया, तो बचपन में पैदा होते ही राम बोला, वो कहा जाए राम बोल दिया था। और चौथी माता वो संभालने के बाद मुझे समझ दी, बुद्धि दी, विवेक दिया, विद्या दिया, वो मेरी माता सरस्वती, उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनके आशीष के बिना, उनके अनुमति के बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते। मैं निवेदन करता हूँ चंद पंक्तियों उनके चरणों में, माता सरस्वती के चरणों में देकर ध्यान चाहूंगा। जी स्वागत है, स्वागत है। संगठित हो आज, संगठित हो आज, है वक्त की आवाज, रहे एकता के साथ, मातु ऐसा वरदान दो। संगठित हो आज, है वक्त की आवाज, रहे एकता के साथ, मातु ऐसा वरदान दो। प्रेम भाव से रहे, न्याय पथ पर चले, प्रेम भाव से रहे, न्याय पथ पर चले, नीति रहे मानदंड, हमेशा यह विधान दो। प्रेम भाव से रहे, न्याय पथ पर चले, नीति रहे मानदंड, हमेशा यह विधान दो। अनीति अत्याचार अनाचार के खिलाफ, अनीति अत्याचार अनाचार के खिलाफ, सदा करे संघर्ष, मातु ऐसी आन बान दो। अनीति अत्याचार अनाचार के खिलाफ, सदा करे संघर्ष, मातु ऐसी आन बान दो। स्वाभिमान से रहे, स्वाभिमान से रहे, सत्कर्म से जुड़े, स्वाभिमान से रहे, सत्कर्म से जुड़े, रहे सद्भाव, मातु ऐसा ज्ञान ध्यान दो। रहे सद्भाव, मातु ऐसा ज्ञान ध्यान दो। संगठित हो आज, है वक्त की आवाज, रहे एकता के साथ, मातु ऐसा वरदान दो, मातु ऐसा वरदान दो, मातु ऐसा वरदान दो। जय माता शारदे। जय माता शारदे। माँ सरस्वती निश्चित रूप से पटल पर विराजमान हैं और अभी उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। निश्चित रूप से किसी भी साहित्यकार के लिए माँ की वंदना करने के बाद में ये आश्वस्त हो जाते हैं कि अभी हम कार्यक्रम प्रारंभ कर सकते हैं माँ की वंदना के पश्चात, क्योंकि रचना लिखना भी माँ की वंदना है, रचना प्रस्तुत करना भी माँ की वंदना है। और यहाँ तक कि आज हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आपस में वार्ता कर रहे हैं, ये शब्दों के अनूठे व्यक्तित्व आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, इनकी जो वाणी है वो भी माँ सरस्वती की कृपा से ही है। तो माँ को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हम दोनों की तरफ से माँ को प्रणाम पहुंचे और मेरे सभी साथी साहित्यकार जो कि पटल के उस पार हैं, उनकी तरफ से, समूह के सदस्यों की तरफ से भी माँ को प्रणाम पहुंचे। और इसके पश्चात मैं चाहूंगा आदरणीय आपसे वार्ता करना, और वार्ता का प्रथम प्रश्न एक यही आता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ और माताजी और पिताजी के बारे में कुछ बताएं हमें। आदरणीय प्रबल जी, मेरा जन्म 68 तीर्थों का भांजा, जहां 68 तीर्थों का भांजा, जहां ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों ने तपस्या की। ब्रह्मा जी के पुत्र 4, कनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उन्होंने तपस्या की। उस नगरी में मैंने अपनी आंख खोली, मैंने जन्म लिया। उस कस्बे का नाम है शेवड़ा, जिला दतिया के 64 किलोमीटर, ग्वालियर से 78 किलोमीटर और भिंड से 65 किलोमीटर।
काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ चौड़ा नगर, वहां पर मैंने जन्म लिया। आप सभी जानते दतिया भी अपने आप में मशहूर है। दतिया के राजा ने अलौकिक कार्य किए। दतिया के राजा गोविंद सिंह ने जाकर के अफ्रीका में चंगुल चिड़िया का मारा था। हमारा गोविंद सिंह का नाम आज भी इतिहास में लिखा जाता है। उनका भी दूसरा किला चौड़ा नगरी में है और जो नदी बहती नदी किनारे अपना शहर बसा हुआ है। आप कभी आए, बड़ा रमणीक स्थल है, पर्यटन स्थल है। बड़े बड़े दूर दूर के लोग विदेशी सैलानी आते हैं। और मैं एक बार बात बता दूं, कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, डाकू और महात्मा। और हमारे और सबसे बड़ी बात, में जब बीकॉम कर रहा था सन 73 में, तो वहां पे बासु भट्टाचार्य जो हमारे प्रसिद्ध फिल्मी डायरेक्टर थे और प्रसिद्ध प्रख्यात कथाकारा, उपन्यासकारा, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की विजेता, यानी प्रसिद्ध अमृता प्रीतम, उनकी कहानी पर फिल्म बनी। फिल्म का नाम था डाकू और उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ 6 दिन रहने का। अमृता प्रीतम, वहां से पूरी तरह से मैं साहित्यमय हो गया। हालांकि मेरे को वंशानुगत गुण है, ये साहित्य की रचना मुझे विरासत में मिली है। मेरे बाबा राजकवि थे, मेरे बाबा के बाबा राजकवि थे, यानी कि मेरे पूर्वज रियासती दरबार में राजकवि रहे हैं, जिनका मैं वंशज हूँ। और मेरे पिताजी बहुत सीधे सच्चे सरल आदमी थे, प्रधानाध्यापक पद पर थे। उनका नाम था पंडित रघुवीर प्रसाद भट्ट। उनका मैं बड़ा बेटा हूँ। और मेरी माँ बिल्कुल ऐसे माँ ने जैसे अहिल्या बाई, पढ़ी लिखी नहीं थी, बातों में आ जाती थी, लेकिन मेरी माँ का नाम था लाल बाई। बड़ी सीधी थी, सरल थी, लेकिन पाक कला में निपुण थी। उनका मैंने खाना जो खाया, आज तक वो खाना मुझे ताकत देती है। तो आजकल के बहुएं बेटियां ऐसा खाना नहीं बनाती जो मेरी माँ ने खाना बनाया। वाकई में मुझे माँ की बहुत याद आती है, पिताजी की बहुत याद आती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आदरणीय ऐसे माता पिता। हमारा जन्म 11 सितंबर 1955 में चौड़ा में हुआ। और दतिया में बताए पीताम्बरा माई की नगरी है, जहाँ जब बड़े राजनेता खेत रहे होते, पूरे राजनेता पूरे देश में खेत रहे होते, तो पीताम्बरा माई के दर्शन करने जाते। वहां से विजय श्री का तिलक करते। इंदिरा गांधी इसका उदाहरण है, राजमाता सिंधिया इसका उदाहरण है, हमारे माननीय मोदी जी भी कई बार आ चुके हैं। जो लोग आए सबने फायदा लिया है, जो लोग नहीं आए तो भगवान। निश्चित रूप से माता पीतम्बरा का जो भी मंदिर है वहां पे दतिया में, और चूंकि आपके निवास स्थान के बिल्कुल नजदीक है, तो आपको तो कृपा माँ पीतम्बरा की कृपा मिली। और ये बड़ा सौभाग्य होता है बच्चे का। अभी मैं परसों के रोज गया था, पीताम्बरा के दर्शन किए, ओरछा के राम जानकी का मंदिर का दर्शन किया। ओरछा भी अपने आप में अद्भुत है, यानी बुंदेलखंड की विरासत है। बुंदेलखंड राम राजा मंदिर का तो बहुत बड़ा इतिहास है। मैं भी वहां दर्शन करने गया हुआ हूँ। निश्चित रूप से बहुत बड़ा इतिहास है। निश्चित रूप से आपके जन्म स्थान के बारे में जाना, आपके जन्म स्थान के बारे में जाना, आपके परिवार के बारे में जाना और आपके माताजी और पिताजी के बारे में जाना। निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित परिवार में, एक सुसंस्कृत परिवार में जन्म लेने के कारण आपके अंदर ये साहित्य की अभिरुचि पैदा हुई और निश्चित रूप से आप साहित्य में आगे बढ़ते हैं। तो आगे प्रश्न आता है आदरणीय कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्रारंभ हुई और उसका कोई संस्मरण हमें जरूर सुनाएं। हाँ, प्रारंभिक शिक्षा मेरी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक शिवपुरी जिले में रही गांव में हुई, जहाँ मेरे पिताजी हेडमास्टर थे। फिर तदनुसार मैं अपनी दादी माँ के संरक्षण में 9th, 10th, 11th हायर सेकेंडरी स्कूल चौड़ा में मैंने प्राप्त किया। उसके पश्चात बैचलर की डिग्री यानी बीकॉम महाराजा जीवाजीराव सिंधिया महाविद्यालय झंडा में मैंने बीकॉम की शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात मैं ग्वालियर में आ गया, फिर ग्वालियर का होकर रह गया। यहाँ पर मैं M.Com किया 76 में, और फिर 79 में LLB किया। उसके पश्चात 2 साल में राजस्थान गया, वहां रहा। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की। ये मेरी उच्च शिक्षा का परिचय है, जरा सा विवरण है जी। बहुत अच्छा। और निश्चित रूप से आपने प्राथमिक शिक्षा और उसके बाद की शिक्षा के बारे में हमको जानकारी दी। बहुत आभार आपका, बहुत बहुत। और इसके आगे प्रश्न वही आता है हमारे साथ में कि आपका साहित्यिक जीवन कब और कैसे प्रारंभ हुआ। साहित्य जीवन मैंने पहले बताया ना कि वंशानुगत गुण है, उस बारे में मैं नहीं जानता था, लेकिन अचानक ही मन में ऐसे भाव फूटने लगे। पता नहीं कब कैसे करवट दिए, कहते ना कोई फुटन हो जाए। बचपन से ही मतलब जब मैं पढ़ता था
सबके एक कवि गोष्ठियों में तो एक जगह ले गए। एक कविता लिखना मन में अपने आप फूटती थी। पहली कविता मैंने लिखी थी यही कि मैं बहुत पुरानी कविता याद आती है, देखे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ अपनी भाषा में, मेरे को बिना गए बिना गुरेज के एक मंच को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी औकात कहाँ से शुरू हुई। वाकई मैं ये कहना चाहता हूँ। देखे ओ हल्ले कल्ले पूरे, देखो कविता देखा, पहली कविता कहाँ पे मैं अपने आप ही फूटी है। मैं कविता नहीं मानता, लेकिन लोगों ने तारीफ कर दी तो मैं तो वही शायद मेरे कीटाणु अंदर आ गए और परंपरा का निर्वाह किया मैंने। देखे हाँ, राजकवि थे, उनकी कविताएं पढ़ करके मेरे अंदर प्रभाव पड़ा। हमारे बाबा राजकवि थे, उनका प्रभाव पड़ा। तो मैंने पहली कविता लिखी क्या, देखे ओ हल्ले कल्ले पोले टुंडे चोखे किटकोले, कुखो के दद्दा को देखो गुड़बम बोले, कुखो के दद्दा को देखो गिड़बम बोले, जाने बड़े भोर चैटू कक्का के पहले मुड़ी घुटाई, जाने बड़े भोर चैटू कक्का के पहले मुड़ी घुटाई, फिर मुंडी पे फिर दही लगाओ फिर कुत्तन पे चटवाई, फिर मुंडी पे दही लगाओ फिर कुत्तन पे चटवाई, चैटू कक्का चट कुक्को के दद्दा चट बोले, मैंने अपनी मुड़ी घुटाई, मेरे चाय हो गई थी को घर की करी दवाई, काय जुड़े सब खाए ले अरे गरीब तो बैठे ही मर रहा हो, काय जुड़े सब खाए ले अरे गरीब तो बैठे ही मर रहा हो, हमारे पास नहीं है रुपया पैसा तो अपने जतन कर रहा हूँ। ये मैंने लिखा। मैं बता दूंगा देसी इलाज था, सिर पे चाय हो जाती, फोड़ी हो जाती छोटी छोटी फूटी, तो दही लगा लो तो कुत्ता पे चढ़वाओ तो फुड़िया मतलब फुड़कियां ठीक हो जाती थी, ऐसा मानता उस समय। मैंने लिख बैठा, बस यही शुरू हुई बात। पर अपने समझदार होते गए, कविता लिखते गए। अब मैं कितना समझदार हो पाया ये प्रबल जी तय करेंगे, आप ही बताएंगे। जी, देखिए ऐसा क्या है कि आपने तो सभी तरह की कविताएं लिखी हैं और आप व्यंग और हास्य आपका तो एक मुख्य हथियार है आपका। और पहली रचना में ही आप निश्चित रूप से, जिसमें कि बुंदेलखंडी और ब्रज का दोनों का प्रभाव है, क्योंकि ब्रज के बारे में बहुत अधिक लोगों को जानकारी है, कुछ कम लोगों को जानकारी भी है कि ग्वालियर भी ब्रज क्षेत्र में आता था किसी समय। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मराठा साम्राज्य आने के बाद में उधर से फिर वो मराठी संस्कृति आने से ब्रज से अलग हो गया और कुछ प्रभाव ब्रज का रहा, कुछ मराठी का रहा और कुछ प्रभाव आपका बुंदेलखंडी का रहा। तो इसलिए ग्वालियर की भाषा मिश्रित हो गई, लेकिन पहले ब्रज में ही आता था। तो आपकी उसमें पुट में निश्चित रूप से ब्रज का भी पुट है और आपका बुंदेलखंडी का पुट है। बहुत अच्छा। तो निश्चित रूप से आपने ये रचना में इसमें सूचना भी थी और उसके बाद में एक इलाज भी था और साथ साथ व्यंग भी था, क्योंकि जब पहली बार कोई सुनेगा इस बात को तो व्यंग पूरी समझेगा, बाद में पता चलेगा इसमें फैक्ट है और फैक्ट की रचना थी आपकी निश्चित रूप से। तो अच्छा एक विशद जानकारी उसमें मिली कि यदि ये पहली रचना है, इसलिए मैं बचा कर रखता हूँ। मैं सुनाता हूँ, कभी ऐसा लगता है पता नहीं भगवान जाने क्या हमें नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन क्योंकि आपने सवाल किया तो सवाल का उत्तर देना तो हमारा बनता है, देना पड़ेगा। निश्चित रूप से। तो निश्चित रूप से पहली रचना आपकी ज्ञानप्रद भी थी और साथ साथ आपकी व्यंग की रचना थी। तो उसके बाद आपने जो लेखन प्रारंभ किया लगातार, तो आप किस विधा को अधिक पसंद करते हैं अपने लेखन में? हाँ, ये बात भी आपका वाजिब है, प्रश्न बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। मैं कविताएं लिखता था, मैं गीत भी लिखता था, सब कुछ लिखता था, लेकिन विसंगतियों ने मुझे मजबूर कर दिया। विसंगतियां जब आने लगी, सामाजिक विद्रूपताएं पनपने लगी, तब मुझे व्यंग का सहारा लेना पड़ा। क्योंकि व्यंग एक ऐसा बिल्कुल विधा है, कठिन विधा भी और सरल भी है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। क्योंकि इतना सरल भी कमी चीज कुछ भी बोलो तो व्यंग नहीं कहलाता। व्यंग यही होता है कि थाली में लपेट कर, रेत में रुमाल में लपेट कर किसी को व्यंजन भी कराया है साथ ही साथ में, उनको कहते हैं ना कंबल। व्यंग एक कंबल की तरह है, जो चुभता तो है लेकिन ठंड में बड़ा मजा देता है, तो कंबल की तरह व्यंग है। और व्यंग को लिखना जितना सरल है उतना ही कठिन है। विसंगतियां जो परेशानी है, मैंने लेटर पैड में लिखा है, विसंगतियां हमेशा हाथ से व्यंग पैदा करती हैं। अगर विसंगतियां तो विसंगतियों से आदमी परेशान हो जाता है कि आखिरकार सीधे समझाते समझ में नहीं आता, और व्यंग का सहारा लो तो अच्छे मंत्रियों को भी अकल आ जाती, नेताओं को भी अकल आ जाती, बल्कि जो समाज के ठेकेदार है उनको भी अकल आ जाती है। ये सबसे बड़ा मतलब सस्ता माध्यम है व्यंग हमारा। तो व्यंग यहीं से मैंने व्यंग शुरू किया।
अब मैं बताता हूँ एक व्यंग, एक मैंने घर से व्यंग उठाया, एक छोटा सा मैं चिकोटी रख रहा हूँ। हाँ, लोग कहते हैं चिकोटी क्या है? चिकोटी कुछ नहीं है, चिकोटी महेंद्र भट्ट के द्वारा इजाद किया हुआ पहला और आखिरी विधा है। वैसे तो चिकोटी कई नाम है, चीपिकाएं हैं, क्षणिकाएं हैं, व्यंगिकाएं हैं, छोटी छोटी मिनी कविता है, लेकिन मैं अपनी एक पहचान अलग बनाने के लिए मैंने चिकोटी का सहारा लिया। ईमानदारी की बात, ये मैंने मेरे को आपको सामने स्पष्ट रख दिया अपनी तस्वीर को। तो चिकोटी एक मेरे को याद आती, देखे, एक बेटे ने अपनी माँ से पूछा, एक बेटे ने अपनी माँ से पूछा, हे माँ मुझे कम से कम इतना बता दो, है क्या भविष्य और कहाँ है भूत? है क्या भविष्य, कहाँ है वर्तमान, और है क्या चीज भूत की दास्तान? एक बेटे ने अपनी माँ से पूछा, हे माँ मुझे इतना बता दो, है कहाँ भविष्य और क्या है वर्तमान, और है क्या चीज भूत की दास्तान, इसके बारे में थोड़ा समझा दो। माँ बड़े प्यार से बोली, बेटा भूत है तेरा बड़ा भाई। माँ बड़े प्यार से बोली, बेटा भूत है तेरा बड़ा भाई, और तू जो जवान है मेरा वर्तमान है। तू जो जवान है मेरा वर्तमान है, और भविष्य मेरे उदर में, भविष्य मेरे उदर में, आएगा कुछ दिन बाद अपने घर में, आएगा कुछ दिन बाद अपने घर में। ये मैंने चिकोटी लिखी है, ये व्यंग है, ये मैंने शुरू किया है। ये व्यंग का निश्चित रूप से बड़ा समसामयिक व्यंग है। निश्चित रूप से आपने उस समय जिस समय भी पूछा प्रश्न, जिस समय किसी व्यक्ति ने पूछा है किसी महिला के लिए, तो निश्चित रूप से बात है भूत भविष्य, और जो व्यक्ति आज है वो वर्तमान है, और उसका पहले, और बहुत अच्छा, एक बहुत महीन रेखा रखते हुए आपने ये। अरे बिल्कुल, इसके बिल्कुल सरल भाषा में इसके साथ एक मैंने एक चिकोटी और लिखी थी। देखे, किसान के बेटे ने धरती माँ से शिकायत करते हुए कहा, एक किसान के बेटे ने, आप भी किसान हम भी किसान, हमें पढ़ाते थे स्कूलों में कि हमारे देश में 80% किसान रहता है, यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है। मगर आज प्रभा जी आप भी जवाब देते, आज क्या है भारत, कौन सा प्रधान देश है? कहाँ गया वो 80% हमारे किसान? नहीं, अब कृषि प्रधान देश नहीं, अब तो क्या है कि बहुधुंधी देश हो गया, बहुधुंधी हो, कृषि बहुत पीछे रह गई निश्चित रूप से। अभी तो ये चिंता का विषय है। अगर वो दिल्ली वालों कुछ नहीं है, दिल्ली वालों कुछ नहीं, दिल्ली 6 बार रोटी 6 बार बटी, सब बाहर वालों का है, दूध बाहर का, सब्जी बाहर की, हर चीज बाहर की है। तो मतलब ये विसंगतियां नहीं है, तो क्या है, तो तब साहित्यकार का मन आंदोलित होता है, तब लिखने के लिए लेखनी बिलमुखर हो जाती है। ये सारी स्थितियां आती है, क्योंकि साहित्यकार समाज को सही दिशा देने का काम करती है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ मंच के माध्यम से, बहुत जरूरी है, हमारे लिए जरूरी, आप सबके लिए जरूरी, पूरे देश के लिए जरूरी है। जब हमारा भारत आजाद हुआ था, भारत में जब हमारा भारत आजाद हुआ था, पहला कवि सम्मेलन लाल किले पर हुआ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहला कवि सम्मेलन लाल किले पर हुआ, और अध्यक्षता कर रहे थे हमारे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। और मुख्य अतिथि कौन थे? हमारे यशस्वी पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्य अतिथि। कार्यक्रम होता है वीडियो, जोश में थे, बड़े बड़े जोश, आजादी मिली थी, बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, बड़ा माहौल अच्छा था। तो पंडित जी हमारे आए, समय पर आए। आजकल तो नेता लोग, तो मंत्री लोग देर से आते, हमेशा इंतजार कराने के बाद, लेकिन उस समय नेहरू पंडित जी समय के पाबंद रहे, सबसे पहले आ गए। जैसे ही आए, अपने जोश में चढ़ने लगे, तो थोड़ा लड़खड़ाते हुए बच्चे गिर जाते, होता है चढ़ना है, पढ़ना है, जी सब है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने उनको थाम लिया, पंडित जी को थाम लिया, बोले पंडित जी बोले धन्यवाद। और रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यकार मन बोला, रामधारी सिंह दिनकर बोले पंडित जी इसमें धन्यवाद की क्या बात है, जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्यकार अपने कंधे का सहारा देगा। और जो ये विषय पूरे देश में नहीं, बीबीसी लंदन यानी पूरे विदेशों में चर्चा का विषय बन गया कि साहित्य संजीवनी है। मालवीय द्विवेदी के साहित्य संजीवनी है, जो हमेशा मुर्दों को जिंदा रखने का काम करती है। ये कविता से साहित्य समाज का दर्पण है, इसलिए यही कहना चाहता हूँ। तो बात है, वो कहाँ से कह रहा है, देखें, एक किसान के बेटे ने धरती माँ से शिकायत करते हुए कहा, वो धरती अम्मा तो हमके काय तो काम कराऊती हो, वो धरती अम्मा तुम काय हमके तो काम कराऊती हो,
जो 2 रोटी पेड़ को खवाऊती हो, का मिल जात तुम्हें परेशान करवे में तो अपनी छाती पे हल चलवाऊती हो, का मिल जात तुम्हें परेशान करवे में तो अपनी छाती पे हल चलवाऊती हो। धरती माँ ने आंसू गिराते हुए कहा, बेटा हमें कछु न मिला तुम्हें परेशान करवे में, बेटा हमें कछु न मिला तुम्हें परेशान करवे में, लेकिन का धरो ऐसो बेमौत मरवे में, लेकिन का धरो ऐसो बेमौत मरवे में, मुफ्त की रोटी खवावे में शर्म आउते। व्यंग देखे बात देखे, बात की मुफ्त की रोटी खवावे में शर्म आउत है, मताई और बेटा दोनों की इज्जत चली जाउत है, मताई और बेटा दोनों की इज्जत चली जाउत है। तो जो मैंने रचना पता नहीं कहा है, गॉड ने लिखा दिया, ईश्वर ने लिखा दिया, माता सरस्वती ने इशारा करके मैंने लिख दिया। तो मेरी कविता में उस समय की पहली रचना है ये, और मैं आपके सामने रखा, बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी बात को कह पाया, आज कह रहा हूँ जी। हमारे साथ में बहुत अच्छी रचना आपकी थी निश्चित रूप से। फिर दोबारा वही देशज शब्दों का उपयोग, क्षेत्रीय भाषा का उपयोग, और क्योंकि बहुत आवश्यक भी है, जबकि कोई व्यक्ति अपनी भाषा में नहीं लिख सकता, अपनी मातृभाषा में नहीं लिख सकता, तो बाद में दूसरी भाषाओं में संप्रेषण तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो निश्चित रूप से आप अपनी भाषा में, जो कि आपकी क्षेत्रीय भाषा है, अपनी मातृभाषा है, हालांकि हमारे देश की भाषा हिंदी है और हिंदी में सभी भाषाएं समाहित हैं। और मैं आपकी बात को बढ़ा देता हूँ, रामचरितमानस इसका अपवाद है, अपवाद नहीं वरदान साबित हुआ है। तो अपनी भाषा में लिखी गई है, विदेशों में मान्य है, देश में तो है ही मान्य। तो रामचरितमानस को हम बिल्कुल कह सकते हैं अपनी भाषा में लिखी गई, लेकिन सर्वमान्य पूरी तरह से मान्यता प्राप्त ग्रंथ है हमारा धार्मिक ग्रंथ है। विचारों का संप्रेषण सबसे अधिक अच्छा संप्रेषण अपनी भाषा में हो सकता है। और अभी हमारे साथ में आदरणीय विनीता लवानिया जी, प्रदीप मिश्र अजनबी जी, आपको बहुत बहुत आभार। अष्टाना महेश प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रिय भाई प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी और अरुणा राणा जी और मानव सिंह राणा जी लगातार जुड़े हुए हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और अभी आगे प्रश्न आता है, जैसे कि आपका विधा बताई, आपने अपनी रचनाएं अपनी सुनाई, और निश्चित रूप से उसमें व्यंग भी है, बड़े मारक व्यंग हैं, और उसमें तथ्य भी हैं होता है, और उस पर अमल करता है, अमल करेगा सुधार समाज में होगा। तो अब एक प्रश्न आता है कि व्यक्ति साहित्यिक जीवन में आता है तो बहुत से लोगों का प्रभाव होता है, उसमें परिवार के लोगों का प्रभाव होता है, आपने बताया। लेकिन जब व्यक्ति पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने में साहित्य भी पढ़ता है, भले दूसरे विधा में, दूसरे ही क्षेत्र में हो, भले उसकी एजुकेशन दूसरी हो, लेकिन साहित्य से जुड़ा हुआ है तो साहित्य पढ़ेगा अवश्य। तो एक प्रश्न आता है कि आपके साहित्यिक जीवन में अन्य स्थापित साथी या साथी रचनाओं को पढ़ने और सुनने का क्या महत्व रहा है? उनकी पुस्तकें कैसे पढ़ी हैं आपने, और किस प्रकार से उसका प्रभाव आया है? अच्छा प्रभाव हुआ है या बुरा प्रभाव हुआ है? इसमें कोई सा प्रभाव हो सकता है, तो इस बारे में थोड़ा बताएं मुझे। नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल काबिल गौर है, और मैं काबिल तारीफ के कारण मैं बताऊं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने बहुत पढ़ाई के अध्ययन किया है। मैंने सारे उपन्यास पढ़ डाले, विमल मित्र को मैंने पढ़ा, मनु भंडारी को मैंने पढ़ा, तो गुलशनंदा के तो उपन्यास जैसे पढ़ते थे, युवा होने के कारण गुलशनंदा के कोई उपन्यास नहीं छोड़ा। प्रेम वाजपेयी को पढ़ा, जासूस उपन्यास भी पढ़े मैंने, वेद प्रकाश काम्बोज, और साथ विमल मित्र को पढ़ा। विमल मित्र के उपन्यासों ने मुझे ज्यादा प्रभावित किया है। वाह वाह, कमाल कमाल। बंगला के कथाकार थे, बहुत प्रभावित किया उन्होंने। और शादी चले आगे बढ़ा, थोड़ा केपी सक्सेना के व्यंग पढ़ता रहा, भरत जोशी को मैंने पढ़ा, हरिशंकर परसाई को पढ़ता था, बहुत ज्यादा पढ़ता था। लिखना तो बाद में आया, पहले पढ़ाई मैंने की। पढ़ने का एक कारण क्या है, बिना पढ़े तो मैं पेपर देने ही नहीं जाता था। परीक्षा आती थी, मैं उपन्यास पढ़ रहा। हमारी मम्मी कहते तो उपन्यास पढ़ना पूरा दिमाग सही रहेगा इसलिए में, और पूरे का पूरे नंबर आ जाते, कभी पीछे नहीं हटा। और परीक्षा में जो हमारा रिकॉर्ड है, एक भी कक्षा में कभी पीछे नहीं रहा, आगे बढ़ते चलेगा। लेकिन अध्ययन बहुत जरूरी है, ये तो मैं आज भी कहूंगा। आप जितना आप अध्ययन करेंगे बताइए। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आपके पास कितने शब्द हैं? आपके पास कितने शब्द हैं? मेरे पास कितने शब्द हैं? 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, कितने शब्द हैं? नहीं है, शब्द नहीं है, निरुत्तर हो जाएंगे हम। लेकिन शब्द जरूर बढ़ेगा जब अध्ययन करोगे। अध्ययन करोगे तो देखने पीछे रह जाएगी।
डिक्शनरी आपको संबंधित पीछे संबंधित विषय पर, डिक्शनरी संबंधित तो उन लोगों के संबंधित। लिए है, जी, डिक्शनरी तो उनके लिए है जो पढ़ते नहीं है। अपन अध्ययन करेंगे तो डिक्शनरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न आप कर जी, सकते जी। हैं। मैंने बहुत जरूर बताया कहना। हर एक शब्द का अर्थ तभी समझ में आएगा, उसके प्रयोग अलग अलग शब्द, एक शब्द आप पुस्तकें पढ़ेंगे, एक ही शब्द का अलग अलग जगह उपयोग होगा, अलग अलग वाक्यों में उपयोग होगा। तो आपके पर्यायवाची शब्द, आपके तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, सारा व्याकरण जो पढ़ा है आपका, उसका उपयोग हाँ, तभी होगा, आप तो पुस्तकें जरूरी पढ़ेंगे। है, बिल्कुल और जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जब हम दूसरों की पुस्तकें नहीं पढ़ते अगर, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि कालांतर में हमारी पुस्तकें, हमारी रचनाओं को कोई पढ़ेगा। यदि हम कहीं किसी सभा में हैं, हम अगर वहां वक्ता की बात को नहीं सुन पा रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे सबसे कि जब हमारा अवसर आएगा वक्तव्य देने का, तो हमारे उस भाषण को बाकी लोग सुनेंगे। बाकी लोग भी या तो फोन में लगे रहेंगे या गप्पे मारते रहेंगे। तो समाज का नियम है, ये आगे नहीं बढ़ने नहीं का नहीं, नियम है। आप जिस बिल्कुल क्षेत्र में सुनना जाएं, चाहिए, सुननी जिस चाहिए, क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र सुनना का चाहिए, अध्ययन अध्ययन जरूरी। और दूसरों को सुनने की और होगी। तो हम चाहेंगे कि आप जिससे प्रकट हो कि आपकी रचनाओं पर प्रभाव पड़ा है किसी का, अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव पड़ा हो, तो या तो अपनी रचना या किसी दूसरे कवि की रचना एक छोटी सुनाए, जिससे कि हम कोई एक ये रेफरेंस ले सकें कि मुझे आपकी रचनाओं पे जो प्रभाव। मेरे ऊपर मनु शर्मा का लिखा हुआ द्रोणाचार्य की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रभाव ज्यादा पड़ा है। और फिर एक जी जी हजारी प्रसाद पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध, साहित्य मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, उसका प्रभाव पड़ा। प्रभाव तो पड़ा है, बिना प्रभाव के जी आदमी इतना समझदार नहीं हो पाता, इतना हम अपने जी आप को समझते हमें भ्रम है। हम तो अभी जी कहते हैं ना, जीवन का आरंभ मतलब निरस्ता लगता है कि भ्रम में चला जा रहा हो, न पथ का पता न गंतव्य निश्चित, सर झुकाए चला जा रहा हो। तो मतलब प्रभाव तो पड़ा है, ये बात मैं मानता हूँ, आपकी सहमत हूँ। मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, मनु शर्मा, इनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है। विमल मित्र ने पहले ही उल्लेख कर गया, विमल मित्र की तो एक एक रचना का प्रभाव जबरदस्त पड़ा हमारे ऊपर। हाँ, विमलता की रचनाएं तो उनके उपन्यास, उनके जो कथानक थे, बहुत बड़े बड़े कथानक थे उनके। और निश्चित रूप से ऐसा नहीं कविता लिखने के लिए कविता ही पढ़नी हो, आप गद्य लिखते हैं, गद्य से आपका विधा कोई भी हो, लेकिन दूसरी विधाओं में पढ़ना बहुत आवश्यक है। अपनी विधा में पढ़ें, दूसरे में पढ़ें, तो उससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है किसी भी साहित्यकार को। उसका जो रेंज बढ़ती है उसकी, उसका जो दृष्टिकोण होता है, दृष्टिकोण बदलता है। और कई बार कितने सारे ऐसे विद्वान हैं कि विद्वान पहले पढ़ा उन्होंने, उसके बाद में उन्होंने फिर लिखा। एक उदाहरण है जो कि मैं इससे साहित्य क्षेत्र से अलग बताता हूं। इंग्लैंड की टीम के कप्तान थे माइक ब्रियरली, और ताज्जुब ये था कि वो पहले प्रोफेशनल थे, वो क्रिकेट में नहीं थे, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद उन्होंने क्रिकेट में प्रवेश किया और कप्तान बने। तो एक उदाहरण किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। यदि आपका अध्ययन है या उससे जुड़े हुए हैं, तो कभी भी आप प्रदर्शन कर सकते हैं, बशर्ते आप उससे जुड़े हों, किसी भी रूप में जुड़े हों। तो अच्छा पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले व्यक्ति तो निश्चित रूप से यदि साहित्यकार बनना चाहते हैं और साहित्यकार बन गए हैं, तो उनका अच्छे साहित्यकारों में शुमार होगा, क्योंकि अध्ययन निश्चित ही सफलता की कुंजी है। तो हम ये चाहेंगे आपके साहित्यिक जीवन का कोई विशेष संस्मरण जिसे सभी लोगों से साझा करना चाहते हो आप, उस संस्मरण को हमें सुनाने का, साहित्यिक जीवन का, चाहे मंच का हो, चाहे लेखन के बाद में पत्रिका में प्रकाशन होने का हो, या आपकी अपनी पुस्तक के प्रकाशन का हो, कोई भी अनुभव, विशेष संस्मरण कोई हो तो। चलिए, एक संस्मरण में दो संस्मरण छोटे छोटे निजी जीवन से जुड़ा, एक साहित्यिक जीवन से जुड़ा, तो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ मंचू माध्यम। पहला संस्मरण तो ये है, जब बीकॉम करने के पश्चात मेरे पिताजी ने मना कर दिया कि अब मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि हम गरीबी की अवस्था में थे। तो मैं चुपचाप जाकर के प्रेम वाजपेयी का उपन्यास था सत्यमुक्ता, वो पढ़ने बैठ गया, लेट गया दादी माँ के कमरे में जाके लेट गया। तभी अचानक मेरा परम मित्र जिसने मेरे साथ बीकॉम किया, वो मुझे ढूंढता ढूंढता मेरे कमरे में आया। बोले कि क्यों, क्या कर रहे हो? मैं क्यों, बोलो क्या करना है? बोले चलो ग्वालियर चले। हमने क्यों? बोले एमकॉम करेंगे हम लोग। हमारे पिताजी ने मना कर दिया, मैं एमकॉम नहीं कर सकता। अरे तुम चलो तो मेरे साथ, और मेरे को पकड़ कर ले गए जबरदस्ती, और मेरी फीस जमा करा दी, एमकॉम में एडमिशन करा दिया। अब वो मेरा मित्र सुरेश गुप्ता जी आज मुझे याद आते हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एमकॉम कराने का श्रेय, यानी ग्वालियर लाने का श्रेय मिस्टर सुरेश गुप्ता को जाता है। ये मेरा संस्मरण।
बहुत जरूरी जी निजी जीवन के जोड़ा है। अगर सूर्य जी गुप्ता ना जी होते शायद प्रबल जी मैं आपके सामने नहीं होता, ये बहुत प्रबल ये जी आपके सामने नहीं होता। बहुत अच्छा संस्मरण है कि जीवन में सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियां जो मिलती हैं हमें, सीढ़ियां प्रदान कर रहा है जो व्यक्ति हमको, निश्चित रूप से वो व्यक्ति तो प्रणम्य है, उन्हें निश्चित फीस रूप जमा से करी, जीवन। हमारी फीस जमा करी। पिताजी बोले पढ़ते रहो, क्या कहीं पढ़, मैं ट्यूशन पढ़ा के पढ़ा। अब पिताजी ने मत गरीबी तो जो तो अब कहने की बात नहीं होती है। लोग क्या प्रेमचंद लिख गए, गहने रख के मंगल गहने रख करके काम चलाना, मुझे करने तमाम सारी बातें हम चर्चा का विषय नहीं मानते थे। तो केवल कई दर्द ऐसे होते छुपाए जाते हैं, बयान नहीं किया जी जी जाता है। कहते ना दिल की जी बात जी दिल में छुपाई न गई, दिल की बात दिल जी में जी छुपाई न गई, दर्द को अल्फाज की पोशाक पहनाई न गई। जब जब शुरू करते अपनी राम कहानी, आपके सुनते न बनी, हमके सुनाई न गई, हवाई आपके न सुनते। गई। इसलिए व्यंग की बात करता हूँ हमेशा, इसलिए हंसने हसन। अच्छा, दूसरा संस्मरण और एक दूसरा संस्मरण ये है, तमाम जब पीढ़ियां पार करने के बाद ग्वालियर में मेरी छोटी बहन की शादी तय हुई। भोपाल दूरदर्शन पे टेलीग्राम आया, ये चलता था, जो चला वही बता रहा हूँ। अब तो क्या है, परिवर्तन काफी आ गए। भोपाल दूरदर्शन पे टेलीग्राम आया कि 16 तारीख को रिकॉर्डिंग है, कृपया 12 बजे दूरदर्शन भोपाल में उपस्थित हो। मैंने कहा ठीक है, और मैं तख्ते में आ गया। खुशी तो हुई, लेकिन तख्ते में क्यों आया प्रबल जी? क्योंकि 16 फरवरी में, मेरे 16 फरवरी की बात है, 16 फरवरी को दूरदर्शन भोपाल का टेलीग्राम आया कि आपकी रिकॉर्डिंग 12 बजे उपस्थित होना है। लेकिन 16 फरवरी को मेरी सगी छोटी बहन की शादी गांव में है। अब मैं बहन की शादी अटेंड करूं या मैं दूरदर्शन भोपाल जाऊं? और पहली बार कार्यक्रम मिला, पहली बार दूरदर्शन पर कार्यक्रम मिला। तो एक मेरे मित्र थे, गीतकार मित्र राजेश शर्मा जी, बोले आप जाओ केवड़ा, वहां के स्कूटर उठाओ और जाना, झांकी में स्टैंड पर रखना और जाकर कविता पढ़ के आ जाना तू के लौट करके। अरे बड़ा असंभव काम बता रहे हैं, क्यों करूंगा? फिर नेपोलियन बोनापार्ट याद आ गए मुझे कि असंभव शब्द तो मूर्खों की डायरी में होता है, कोशिश करने में क्या बुराई है। बड़े आराम से मंडप वाले दिन यानी 15 फरवरी को आराम से 8 बजे तक बैठा रहा रात को। क्या करे क्या न करे, हम अपनी जाने कौन जाए, भोपाल ही आए, झांकी जाओ, झांकी ट्रेन में बैठो, सवेरे पहुंचेंगे। लेकिन बंदा नहीं माना, अंदर का ऐसा मन को बुलाया, उठाया अपना स्कूटर बजाज चेतक और 2 घंटे में यानी 10 बजे झांकी पहुंच गया। झांकी पहुंच गया, स्कूटर रखा, ट्रेन में बैठ गया जनरल टिकट लेकर के। उस समय ऐसी मारामारी नहीं होती थी, आसानी पे बैठ जाते थे। और भगते भगते हुआ हमने 2-4 रचना तैयार करी रात में ही बैठे बैठे, और सवेरे पहुंच गया। हमारे अमित त्यागी थे जो कार्यक्रम अधिकारी थे, उन्होंने हमारा वेलकम किया, बाकायदा रिकॉर्डिंग हुई, आनंद आ गया। ब्रह्मजी पहली खुशी का यानी पहले लड्डू शादी का खाना कितना महत्वपूर्ण होता है। और दूर जाकर भोपाल में रिकॉर्डिंग हुई, मैंने कविता पढ़ी, 5 से 2 बजे फ्री हो गए। 3 बजे मैंने शताब्दी पकड़ी, शताब्दी से आ गया झांकी। 6 बजे स्कूटर उठाया, चले, फिर दतिया पार कर गया, इंद्रगढ़ में आके स्कूटर धोखा दे गया। बताइए, ये भी होता है जी। स्कूटर धोखा दे गया, स्कूटर को मैंने पटका। अब आने वाली कोई बस नहीं मिले, और एक वो बिजली वाले की वो आई थी, क्या कहते हैं, बिजली के वो आते हैं ट्रांसफार्मर लाकर, ट्रक आ रहा था, ट्रक। उससे मैंने कहा मुझे जरा छोड़ दो, केवड़ा पहुंचना, मेरी बहन की शादी है। और टाइम हो रहा था 8, साढ़े 8 बज गए थे लगभग, जब 6 बजे ऑफिस चले। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं भगुआपुरा तक जा रहा हूँ। भगुआपुरा एक गाँव है, बोले भगुआपुरा से 13 किलोमीटर है केवड़ा। भगुआपुरा तक पहुंच गया। भगुआपुरा से दूसरा कोई निकला बंदा, उसका सहारा लिया, फिर मैं केवड़ा पहुंच गया। ठीक 1 बजे पीछे के दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पर नजर आया तो हमारे जो बराती थे सब चिल्ला उठे, बोले भाई साहब तो भी है, भाई साहब तो भी है, भाई साहब तो भी है। बड़ी खुशी, भगवान ने मेरी सुन ली, यानी दोनों तरफ से लड्डू खाए। मैंने शादी अटेंड करी और सबका वेलकम किया, गाना बजाना हो रहा था, बयान बारात आ रही थी। बहुत अच्छा लगा जी हमारे संस्मरण साहित्य का, आपके सामने शेयर किया। और इसमें झूठ लेख मात्र भी नहीं है, इसमें झूठ लेख मात्र भी नहीं है। वो साहित्यकार भी झूठ बोलता है, तो झूठ बोलता है, झूठ बताता है, वो साहित्यकार नहीं है, वो माता संस्मरण देता है। मैं जानता हूं संस्मरण का तो मतलब यही है कि सच घटना जो कि हमारे साथ घटी है, वो सच पूरी ईमानदारी के साथ में बताई जाए। आप यहाँ एक सोशल मीडिया पर हैं, आपका ये जो साक्षात्कार है ये सभी जगह विश्व में कहाँ लोग देखेंगे, और सत्य ही हमेशा है।
क्योंकि एक एक कहावत है कि आपको याद क्या करना है, आपको कोई घटना याद नहीं करनी है। यदि आप सत्य बोलते हैं तो कोई घटना याद नहीं, जितनी याद आ जाएगी उतनी बता दीजिए। यदि कभी याद झूठ बोलना है, उसको याद करके कुछ बना के एक अगर माफी करेंगे तो एक एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। जी स्वागत है। ये मैं जब एमकॉम करने के बाद एलएलबी कर रहा था, मैं राजमाता सिंधिया के महल में रहता था। राजमाता जी विजय राजे सिंधिया के महल में रहता था। उन्होंने हमको 150 रुपए देना मंजूर कर दिया था पढ़ाई लिखाई के लिए। तो समय के 150 आज के 1500 के बराबर होते हैं, ये हमें का बिल्कुल ध्यान रहे। और बिल्कुल। तो मैं रहता था। क्या हुआ, 1 जनवरी 1975 को मेरे पिताजी को डाकुओं ने अपहरण कर लिया। इसने ओह डाकुओं ने जो डाकुओं ने अपहरण कर लिया 1 जनवरी 1975। अब बेचारे हमारे पिताजी मोटे ताजे थे, दिखने में सज्जन थे, लोगों ने केस समझ बैठे और उनको ले गए। 50,000 की मांग की। जो ओह गरीब आदमी 50,000 लाए, 50,000 आज की तारीख में 5 लाख के बराबर होता है, या 50 लाख के बिल्कुल। बराबर भी हो सकता है। अब मैं और मैं 50 लाख परेशान 50 हो गया। लाख तो अब परेशान हो गया, मैं परेशान, पूरे घर में कोहराम मचा हुआ, सब परेशान, हमारे रिश्तेदार, खाना पूरा, पुलिस पुलिस सब परेशान। अंत में 9 दिन उनके डाकुओं के अंडर में रहे। डाकू के सरदार का नाम था ज्ञान सिंह। आप चाहो तो पेड़ा थाने में तस्दीक कर सकते इस बात को। मैं ज्ञान सिंह, लेकिन हमारे पिताजी ने क्या, उन्होंने महसूस किया डाकुओं ने गलती से, हमने एक गलत आदमी को पकड़ लिया। ये खेल साहूकार नहीं, ये तो हेडमास्टर है डरौली पार में। बेचारे क्या गए, 1 तारीख को अच्छा हुआ तनख्वाह लेने आते थे, फिर ले जाते बांटते थे 2-3 तारीख को। खैर तो बोले आप इनको कैसे छोड़े। अब उनके आफत में जान थी, अगर छोड़े तो मेरे फटेंगे, अब यार पकड़े जाएंगे, पुलिस जाल फैला चुकी थी। और पिताजी को जब उन्होंने छोड़ा 19 तारीख को, 19 जनवरी को छोड़ा, और 2 रुपए देते हुए बोले पंडित जी मुझे माफ कर देना, ये दक्षिणा ले लो 2 रुपए। और यार 2 रुपए में 2000 तो कह ही सकते आज की तारीख में। खैर तो उनको छोड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये था, 6 दिन बाद डाकू ज्ञान सिंह मर के आ गया। डाकू ज्ञान सिंह मारा गया, पुलिस ने मार दिया, और उनके जितने भी साथी थे सबने आत्मसमर्पण कर दिया। ये हमारे कस्बे में बहुत जरूरी है, ये क्योंकि मैं याद करता हूँ चित्र को, मैं कि पिता का पुत्र हूँ। माफ करना, मेरे मन में आ गई, मैंने आपके सामने रख दिया। नहीं बिल्कुल रखा आपने। ये वो समय 9 दिन जो थे कितना वेदना के बीते होंगे आपके, 9 दिन 10 दिन, क्योंकि पिता हैं और एक अपरिचित व्यक्ति ले जा रहा है, डाकू ले गए हैं, और बहुत बड़ी वेदना का होता है। कोई माता पिता, कोई अपना परिजन कभी किसी संकट में होता है तो वो समय बहुत बड़ी वेदना का होता है। ग्वालियर के अखबारों ने खूब छापा, ग्वालियर के अखबारों ने खूब छापा। बोले ये दीपक में तेल नहीं, उसका अपहरण करने से क्या फायदा। नहीं, बहुत सपोर्ट मिला, प्रशासन का सपोर्ट मिला। प्रशासन के लीडे उस समय मुख्यमंत्री, उन्होंने काफी हमारे लिए सपोर्ट किया काफी। जी अगला प्रश्न आता है कि हमारे जो नए रचनाकार जो हमारे हैं, आजकल जो नया लिखना शुरू किया है, लिखने की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके मन में कविता का प्रस्फुटन हो रहा है या कुछ समय से लिख रहे हैं, उनके लिए आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं इसका उत्तर में पहले दे चुका, लेकिन संदर्भित है बात, यही कहना चाहूंगा। नए लेखक जो पैदा हो रहे हैं, कृपया करके संभल कर चले, लिफ्ट का सहारा न लें, सीढ़ी दर सीढ़ी चले, सीढ़ी दर सीढ़ी चले। बड़े महाकवि के संबंध बना लेने से साहित्यकार नहीं बन जाता। महाकवि की सूटकेस को उठा लेने से साहित्यकार नहीं बन जाता, मैं हमेशा बता दूं। और अध्ययन जरूरी है, लिखिए, मौलिक लिखिए, अपना लिखिए, इधर उधर की मत करें, जैसा कि देखने में आ रहा है। और मैं आपको कहने में गुरुजी नहीं है, 90% साहित्यकार दिमाग नहीं लगा रहे, अध्ययन नहीं कर रहे, महाकवि बनने की होड़ मची हुई है। ये हमारा अनुभव है आज की तारीख तक। और बड़े बड़े ठेकेदारों ने कवि सम्मेलनों में कब्जा कर रखा है। लेकिन नए लेखकों को यही कहेंगे, पहले पढ़िए, अध्ययन जरूरी है, पहले पढ़ो। निर्मल सिंह को पढ़ो, महेंद्र भट्ट को पढ़ो, अष्टाना जी को पढ़ो, किरण शर्मा को पढ़ो, काका आदर्शी को पढ़ो, कुछ कालजयी रचनाएं पढ़ो, तो आपके अंदर है। अगर सरस्वती के पुत्र बनने का अगर जज्बा है आपके अंदर है कुछ, तो पढ़ना, अध्ययन के बिना कोई साहित्यकार नहीं बन सकता। अध्ययन बहुत जरूरी है, अध्ययन से विद्वान बनता है। कालिदास थे, कालिदास पहले कौन था? अगर उनके जीवन में विद्युत्मा न आती तो कैसे वो शाकुंतल जैसी रचनाओं को लिख पाते?
इसलिए बहुत जरूरी है। मैं नए लेखकों की यही कहूंगा कि भ्रम में न पड़े, आकर्षण में मत जाए। आकर्षण जो बहुत बुरी चीज है ना, अगर आकर्षण में जाएंगे तो नहीं जाए। और हम कह रहे हैं जो बात नेता नगरी में हो रही होगा, राजनीति में, और वही बात साहित्य में आ रही है, ये जरा हमारा चिंता का विषय है, ये दुख का विषय है, ये चीज नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से मुझे अभी याद आता है मुझे कि मेरे कार्यक्रम में प्रवीण आर्य जी, जो कि सतमुला कवियों के चौपाल के निर्माता हैं, उनसे बात चल रही थी, उनसे इसी आपकी तरह कार्यक्रम में आए थे। वो बोले, प्रबल जी आजकल तो ऐसी बाढ़ आ गई है कि मैं किसी कवि को देखता हूं कि हर तीसरा कवि अंतर्राष्ट्रीय हो गया है और हजारों कवि राष्ट्रीय हो गए, हजारों कवि। हम तो पहले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर देखते थे, मैथिली शरणगुप्त देखते थे, लेकिन मैं तो बड़ा भ्रमित हो जाता हूँ। प्रवीण जी बोले, इतना भ्रमित हो जाता हूँ कि मैं अगर चाहूं तो कार्यक्रम में सारे अंतर्राष्ट्रीय कवियों को बुला सकता हूं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कवि तो वो है कि जो कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवीण जी बहुत अच्छे आदमी, प्रवीण जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो केवल वो चलने की कमी है, चलने में अगर छाना जाए तो आटा सामने आ जाए। लेकिन प्रवीण जी ये सोचते हैं कि माता सरस्वती भी कहती है कि अब काम वो करो, अगर मान लो किसी को लिखने का माने उनको रास्ता है। प्रवीण जी मेरी इज्जत करते, मेरे पैर छूते, मैं भी उनके साथ में कानक में कल का पाठ कर चुका सतमुला में। बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसा नहीं है, ग्वालियर में कई बार आए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि कारण उनका मैं समर्थन इसलिए कर रहा हूँ, कम से कम नए लोगों को मंच तो दे रहे, नए लोगों को मंच दे रहा है, बात अलग है, कुछ है। अब फीस इसलिए रखी तो कब उनको पता तो चले कि क्या हम कभी है कि नहीं है। अगर बिना फीस के करता तो इतनी बाढ़ हुआ कि प्रेमी खुद परेशान हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। जी, इसलिए बहुत जरूरी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, काबिल गौर, बढ़िया है। साहित्य क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य प्रवीण आर्य का मैं समर्थन करता हूँ और मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ। तो आदरणीय, हम चाहेंगे एक रचना सुना दें तो हमारे नए कवियों को भी सुनने में आनंद आएगा और हमारे पुराने भाइयों को भी सबको आनंद आएगा। चलिए मैं एक रचना अपने अंतर्मन की सुना रहा हूँ, फिर इसके बाद दूसरी रचना आह्वान करते हुए सुनाऊंगा। देखें, ध्यान चाहूंगा, बिल्कुल बिना भूमिका के। व्यंग की कविता अलग है, लेकिन मैं साहित्यिक रचना रखना चाहता हूँ आपके पटल के माध्यम से। देखें जी, स्वागत है, स्वागत। अब शहर नहीं होता जिंदगी का, अब शहर नहीं होता जिंदगी का भार, किस तरह निभाएं दुनिया में व्यवहार। अब शहर नहीं होता जिंदगी का भार, किस तरह निभाएं दुनिया में व्यवहार। चलो और कहीं अब मन लगता नहीं, चलो और कहीं अब मन लगता नहीं, चलो और कहीं अब मन लगता नहीं। बहुत सारे लोग हमारे सुनने वाले फैन आ रहे हैं, सभी को जरा अभिवादन कर देना मेरी ओर से। अपने लोगों को अगर नहीं करेंगे, देखिए आप अभिवादन करते जाइए, मैं सबको पटल पे दे रहा हूँ, आप अभिवादन करते जाइए। देखिए विनीता लवानिया जी, आप धन्यवाद कर सकते हैं। विनीता लवानिया जी आइए, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, महेश अस्थाना जी, हम सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रदीप अजनबी जी, मैं सभी को भी अभिवादन करता हूँ। और छूट भी जाए तो गुस्सा मत होना, अगर गुस्सा हो जाओ तो मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं तो बैंक का व्यक्ति हूँ, बिगड़ेगा तो आपकी बिगड़ेगा, मेरा नहीं। बहुत बहुत बढ़िया। अस्थाना जी, अस्थाना प्रेम प्रकाश महेश प्रकाश जी हैं, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं और मानव सिंह राणा जी हैं, लगातार समर्थन कर रहे हैं। सुखमिला अग्रवाल जी, सुखमिला अग्रवाल जी आपका अभिवादन कर रही हैं और मानव फिर भी जाने अनजाने में कोई नाम छूट जाए तो मुझे माफ कर देना, मैं छोटा बच्चा हूँ आप सभी का। कहते हैं चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, बेबी इज मदर ऑफ वुमेन। चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, सुनिए, माफ करने वाली बात नहीं, चाइल्ड, मैं कह रहा हूँ चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, बेबी इज मदर ऑफ वुमेन। यानी बच्चे मनुष्य के पिता होते हैं और बच्चियां माँ की मम्मी होती है। इन्हीं भावनाओं के साथ में माफी करेंगे। देखें ध्यान है कविता सुने। निश्चित रूप से अब शहर नहीं होता जिंदगी का भार, अब शहर नहीं होता जिंदगी का भार, किस तरह निभाएं दुनिया में व्यवहार। चलो और कहीं अब मन लगता नहीं, चलो और कहीं अब मन लगता नहीं। देखें, जीने की कामना बहुत होती है, जीने की कामना बहुत होती है, मगर नजर को नजारे नहीं मिलते। जीने की कामना बहुत होती है, मगर नजर को नजारे नहीं मिलते। लहरों में हमको जो पार लगा दे, लहरों में हमको जो पार लगा दे, ऐसे कोई किनारे नहीं मिलते।
जीने की कामना बहुत होती है मगर नजर को नजारे नहीं मिलते, लहरों में हमको जो पार लगा दे ऐसे कोई किनारे नहीं मिलते। धूमिल होने लगा, धूमिल होने लगा सपनीला संसार, अब सहन नहीं होता जिंदगी का भार, किस तरह निभाएं दुनिया में व्यवहार, चलो और कहीं अब मन लगता नहीं। अगला बंद देखे, ध्यान चाहूंगा। जहां में रोज कांटे पनपने लगे, जहां में रोज कांटे पनपने लगे, फूलों की बातें बेमानी लगती हैं। जहां में रोज कांटे पनपने लगे, फूलों की बातें बेमानी लगती हैं। जो काम अब तक कर नहीं पाए अब वो काम करूं बचकानी लगती है। जहां में रोज कांटे पनपने लगे, फूलों की बातें बेमानी लगती हैं। जो काम अब तक कर नहीं पाए वो काम अब करूं बचकानी लगती है। टूटने लगा सत्य जीवन का आधार, अब सहन नहीं होता जिंदगी का भार, चलो चले और कहीं अब मन लगता नहीं। और इस कविता का अंतिम छंद देखे, ध्यान चाहूंगा। माना यह सब जरूरी है, माना यह सब जरूरी है, पर अपना मन बिल्कुल नहीं मानता। माना यह सब जरूरी है पर अपना मन बिल्कुल नहीं मानता। एन भले सब कुछ हो हमारे पास मगर खुद को खुद से ज्यादा नहीं जानता। माना यह सब जरूरी है मगर अपना मन बिल्कुल नहीं मानता। एन भले सब कुछ हो हमारे पास मगर खुद को खुद से ज्यादा नहीं जानता। केवल समय बिताने को हुआ लाचार, अब सहन नहीं होता जिंदगी का भार, किस तरह निभाएं दुनिया में व्यवहार, चलो और कहीं अब मन लगता नहीं, चलो और कहीं नहीं। यहाँ के सामने एक बार की रखी मैंने। जी जी, निश्चित रूप से एक काफी अच्छी रचना आपकी, जिसमें कि एक वेदना है उसमें और एक वास्तविकता है कि हर वक्त व्यक्ति को एक कविता और रख दो, आप चाहो तो एक कविता और रख दें, कविता और सुना दो। हाँ, आपसे अभी एक दो प्रश्न पूछूंगा, उसके अभी आपसे एक दो प्रश्न पूछता हूँ, उसके पश्चात आपसे एक कविता सुनेंगे आपसे। पूछिए कि आपसे आपने पिताजी माताजी के बारे में बताया और व्यक्तिगत हो गया प्रश्न कुछ कि आपको माताजी और पिताजी से क्या क्या शिक्षाएं मिली व्यक्तिगत रूप से, और उन दोनों में से आप किसको अधिक पसंद करते हैं? माँ के जैसा कोई नहीं दुनिया में, तो जिंदगी भर दुआएं कौन दे। जी, माँ ने तो 9 महीने रखा है लेकिन पिता 90 साल रखता है। माँ ने पैदा भर किया है लेकिन पिता ने पाला भर है। जी, तो दोनों ही समान है, लेकिन माँ के प्रति आसक्ति ज्यादा होती है कि माँ की ममता झूठी होती है। हम कोई काम करके आए तो पिताजी तो मारते थे तो माँ बचाती थी, इसलिए माँ अच्छी लगती थी। निश्चित रूप से आमतौर पर यही होता है कि बच्चे माँ के लाडले होते हैं, पिताजी के प्रिय होते हैं, लेकिन पिताजी व्यक्त नहीं करते हैं कि बच्चा मेरा प्रिय है। और यही होता है कि माँ अपने बच्चे की तारीफ बच्चे के सामने करती है, बच्चे को दुलारती है, लेकिन पिता अपने बच्चे की तारीफ दूसरे के मुंह से सुनना पसंद करते हैं या दूसरे के सामने करते हैं, बच्चे के सामने कभी नहीं करते हैं। तो ये जरूर होता है, बच्चे को पता ही नहीं चलता कि मेरे पिता मेरे इतने बड़े फैन हैं या मुझे इतना अधिक पसंद करते हैं। इसीलिए अधिकांश बच्चे माँ को अधिक प्यार करते हैं। और चूंकि बच्चे माँ को अधिक प्यार करते हैं तो उसी में से एक प्रश्न और निकलता है कि वो भी प्रश्न बड़ा व्यक्तिगत हो जाता है कि आमतौर पर सभी लोगों के जीवन में बचपन में, फिर किशोरावस्था में या युवावस्था में कहीं ना कहीं ऐसा आता है, अल्हड़पन आता है, कहीं कोई उद्दंडता आती है, कहीं कोई चीटिंग आती है, कहीं कोई आजकल चीटिंग बोलते हैं, अगर कोई नकल कर ली वो भी चीटिंग हो गई। किसी ने बोला कि यार वहां मिलना और वो नहीं, यार तुम तो बड़े चीटर हो, मतलब इस तरह से हल्की फुल्की। तो क्या आपकी बचपन से लेकर युवावस्था तक हंसी मजाक में या कभी वास्तविकता में कभी ब्लफ देने का, कभी चीटिंग का कोई ऐसा संस्मरण हो? सभी बच्चों के जीवन में होता है, तो उसे सुनाए अगर कोई रहा है तो। जीने के और देर व्यतीत करने के बहाने बहुत थे, काफी बहानों की तलाश रही, देखो कुछ चीटिंग का नाम दिया जाए
ये उचित नहीं है। बहाने जरूर मिले हैं, तो बहानों की जो आवश्यकता है, बिना बहाने के काम नहीं चलते। और उस बहाने को हम चीटिंग का नाम देते हैं। चीटिंग अंग्रेजी वर्ड है, चीटिंग को हिंदी में कह सकते हैं और ठगविद्या कह सकते हैं। झूठ बोलना, मक्कारी देना या राम राम जपना, पराया माल अपना, सारी बातें आ जाती। लेकिन नहीं, मैं तो यही कहूंगा, एक घर को आग लगी घर के चिराग पे, एक घर को आग लगी घर के चिराग पे, और हम सुरक्षित हैं तो पड़ोसी के भाग पे। जब माता पिता दोनों मारते हैं तो चिल्लाना पड़ता है पड़ोसी, चाचा चाची मुझे बचा लो, मेरी मम्मी मुझे मार रही। अब ये चीटिंग है, ये एक तरह से क्या कहोगे आप? खैर, सच के साथ अगर है तो चीटिंग और बीटिंग में दोनों बराबर है। सच का साथ होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा है ना, हम तो एक बहुत बड़ी बात कह देना चाहता हूँ, लोग कहते हैं वो कविता चुरा रहे हैं। हमने वो जरूर भगवान की औलाद होगा। बोले कैसे? कृष्ण भगवान तो माखन चुराते थे, वो कविता ही तो चुरा रहा है। चुराने तो क्या दिक्कत आ रही है? तुम बचा लो अपनी कविता को, तुम बड़े बहादुर बनते हो ना, तो अपनी कविता को बचा। चोर तो घूम ही रहे, जब खुले मैदान घूमोगे तो दृष्टि तो जाएगी। जी जी हाँ हाँ। अगर प्रबल सिंह की रचना मैं पढ़ लूंगा तो प्रबल सिंह का अधिकार बनता है कि हमसे झगड़ा करे, मुकदमा ठोक दे। मुकदमा ठोकोगे नहीं, झगड़ा करोगे नहीं, तो चिल्लपो मचाओगे कि फलाना का भी चोर है, फलाना का हितकार चोर है, नहीं तो क्या है ये? यानी अपने आप को चीट कर रहा है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इस तरह की रचना का नहीं, धोखा देना क्या है? नहीं, चोर ने साक्षात चोरी की है, लेकिन हो सकता है आपको अच्छी तरह पता, आपको अच्छी तरह पता, आप जानते हैं उपन्यास कौन लिखता है और 100 रुपए में पब्लिशर्स को बेचे आता है, किसके नाम पे छपता है। हाँ, ये तो आपका निश्चित है। घोस्ट राइटिंग होती थी, ऐसे घोस्ट राइटिंग होती थी पूरी इस तरह से, ठेके पे बनते थे, स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर ये लंबा है, कोई मतलब नहीं है बिकाई का, अपन को नेगेटिविटी नहीं, वो जो सकारात्मक हर क्षेत्र में विसंगतियां, हर क्षेत्र में विसंगतियों को छोड़ते हुए, विसंगतियों से लड़ते हुए जीवन को आगे बढ़ना है। और अब हम चाहेंगे कि हमारा मध्य प्रदेश तो इतना प्रभावशाली है कि रातों रात सरकार बदल जाती है। नहीं, सरकार तो सभी जगह रातों रात ही बदलती है, सुबह शपथ लेती हैं, रातों बदलती हैं, सुबह शपथ लेती हैं। ये तो आजकल नियम बन गया है, क्योंकि अधिकांश अच्छे और बुरे दोनों काम शाम को 8 बजे बाद ही होते हैं। आजकल ऐसी प्रथा बन गई है, तो वो तो है। और एक आखिरी प्रश्न आपसे, और ये कि जब समय मिलेगा तो क्या दोबारा हमारे कार्यक्रम में आप आना पसंद करेंगे? यदि आपको समय मिलेगा। जी जी, तो यदि आप आना पसंद करेंगे तो आज के कार्यक्रम के बाद से अगले कार्यक्रम के बीच जो समय, जब भी आप आते हैं 2 महीने 3 महीने बाद, जब भी समय मिलता है आपको, उसमें हमारे कार्यक्रम जब आए, तो उस दरमियान के लिए, बीच के लिए हमारे दर्शकों को, सब दर्पण के सदस्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस दूसरे को अपना समझो, अपने स्वार्थ के लिए मत जियो, भगवान कृष्ण को मानो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। अपने हित में जिए, कोई फायदा नहीं। महर्षि गुप्त ने भी कहा है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के हित जियो। तो बात होने अंत में यही संदेश कहूंगा। देखे, एक मंच के माध्यम में सारी बातों को विराम देते हुए कहना चाहता हूँ, देखे मेरा तुमसे यही निवेदन है, मेरा तुमसे यही निवेदन है, जो तुमने पाया है उसके भी ज्यादा पाइए। मानव का जन्म लिया है अगर तुमने, तो फिर कोई नया खेल दिखलाइए। जलो सदा मोमबत्ती की तरह, जो दूसरों को रोशनी दे, तिल कर जलने से क्या फायदा। तुम जहाँ पर खड़े हो प्यारे लाल, वहीं डटे रहो। अपने आप को इस तरह छलने से क्या फायदा। अपनी मंजिल के लिए तुम खुद रास्ता बनो, सर झुकाकर यूं लगड़ा कर चलने से क्या फायदा। तुम जहाँ पर खड़े हो प्यारे लाल, वहीं डटे रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। एक बार पुनः है जी, यदि आपके पास समय हो 2-3 जी, यदि आपके पास समय हो 2-3 मिनट का, तो एक रचना और प्रस्तुत कर रहे हैं आप, फिर उसके बाद में समापन गुरु कार्यक्रम। चलो एक अंतिम रचना आपके सामने रख रहा हूँ, देखें, ध्यान चाहूंगा। जी जी जी। भ्रम है कि हम बड़े हैं,
पूरे सदन के नाम, पूरे मंच के नाम, पूरे हिंदुस्तान के महान पुरुषों के नाम और महान लेखकों के नाम में बात कहना चाहता हूं। देखें, भ्रम है कि हम बड़े हैं, सच तो यह है हम एक पांव पर खड़े हैं। भ्रम है कि हम बड़े हैं, सच तो यह है कि हम एक पांव पर खड़े हैं। सच तो यह है कि हम एक पांव पर खड़े हैं। भ्रम है कि हम बड़े हैं, भ्रम है कि हम बड़े हैं। ध्यान चाहूंगा, देखें, कितना नाम कमाया दुनिया के मेले में, कितना नाम कमाया दुनिया के मेले में, लक्षित हुए मोहवश आंधियों के रेले में, लक्षित हुए मोहवश आंधियों के रेले में, रोज क्षरण हो रहा, रोज क्षरण हो रहा यहाँ अपने ही भव का, रोज क्षरण हो रहा यहाँ अपने ही भव का। वर्तमान कैद है अतीत के झमेले में, वर्तमान कैद है अतीत के झमेले में, सदा समय से लड़े हैं, सदा समय से लड़े हैं। भ्रम है कि हम बड़े हैं, भ्रम है कि हम बड़े हैं। सच तो यह है कि हम एक पांव पर खड़े हैं, हम एक पांव पर खड़े हैं। और देखें अगला बंद, देखें प्रबल जी, देखें, ध्यान चाहूंगा मैं आपके माध्यम के मंच के माध्यम से आपको बात कहना चाहिए। देखें, सीधी राह बनाना, सीधी राह बनाना नहीं किसी को आया, टेढ़े मेढ़े चलेंगे हमेशा, जैसे ये सांप के अवतार है, सांप ही चलता है टेढ़ा मेढ़ा, बिन पद चले तो न बिन काना, ये सांप ही हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ, व्यंग देखें, सीधी राह बनाना नहीं किसी को आया, उंगली पकड़ के चलना सभी को भाया, उंगली पकड़ के चलना सभी को भाया। उंगली पकड़ने की उम्र होती है, ये है तो 10 साल तक या फिर 70 साल के बाद। लेकिन हम जो चाहते प्रबल जी हमारी उंगली पकड़ाते रहे, हमको आगे बढ़ाते रहिए, ऐसे कैसे हो सकता है? मानव जीवन है, जरा देखे, ध्यान चाहूंगा, देखे, सीधी राह बनाना नहीं किसी को आया, उंगली पकड़ के चलना सभी को भाया। विवेक शून्य मानव, विवेक शून्य मानव अभिलाषा छीण हुई, विवेक शून्य मानव अभिलाषा छीण हुई। कौन है भला जो किनारे पर खींच लाया, कौन है भला जो किनारे पर खींच लाया। समदर्शी, समदर्शी नग जड़े हैं, समदर्शी नग जड़े हैं। भ्रम है कि हम बड़े हैं, सच तो यह है हम एक पांव पर खड़े हैं, सच तो यह है एक पांव पर खड़े। देखें, सब कुछ पास हमारे, फिर सब कुछ पास हमारे, फिर भी मन दुखित हुआ। सब कुछ पा करके भी हम दुखी हैं। सब कुछ पास है, सब कुछ पास हमारे, फिर भी मन दुखित हुआ। बार बार मरकर जीतना पड़ा कठिन जुआ, बार बार मरकर जीतना पड़ा कठिन जुआ। सब कुछ पास हमारे, फिर भी मन दुखित हुआ। बार बार मरकर जीतना पड़ा कठिन जुआ। मन में उमंग मीत संग विविध रंग छाए, मन में उमंग मीत संग विविध रंग छाए। निज नयनों में पलता रहा सपनों का शुआ, निज निज नयनों में पलता रहा सपनों का शुआ। बिन पंख गगन उड़े हैं, बिन पंख गगन, बिन पंख, बिन पंख गगन उड़े हैं। भ्रम है कि हम बड़े हैं, सच तो यह है हम एक पांव पर खड़े हैं। भ्रम है। और कविता का अंतिम बंद निवेदन करता हूं, देखें, सवाल तो सरल है लेकिन हल नहीं मिलते, सवाल तो सरल है। मैं एक चिकोटी याद आ गई चलते चलते, VIP चिकोटी, देखे, VIP अपनी लिप्टता में एक कदर खो रहा है, VIP अपनी लिप्टता में कदर खो रहा है। आम आदमी का सवाल, आम आदमी का सवाल आउट ऑफ कोर्स हो रहा है, आम आदमी का सवाल आउट ऑफ कोर्स हो रहा है। देखा अंतिम बंद, दे ध्यान चाहूंगा, देखें, सवाल तो सरल है लेकिन हल नहीं मिलते, सवाल तो सरल है लेकिन हल नहीं मिलते। कंक्रीट के गमलों में फूल नहीं खिलते, कंक्रीट के गमलों में फूल नहीं खिलते। बदल रहे समीकरण लोक के आचार में, बदल रहे समीकरण, बदल रहे समीकरण लोक के आचार में।
अंगारों के आंगन में बर्फ नहीं गलते, अंगारों के आंगन में बर्फ नहीं गलते। देखे नियम कायदे कड़े हैं, भ्रम है कि हम बड़े हैं, सच तो यह है हम एक पांव पर खड़े हैं, भ्रम है कि हम बड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा निश्चित रूप से एक वास्तविकता को रेखांकित करती हुई रचना आपकी, कि जब कोई ये होता है कि सामने वाला बहुत आराम में है, बहुत आराम में नहीं। और हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों को मैं आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। मानव सिंह राणा जी, सुखमिला अग्रवाल जी, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी, अष्टाना महेश प्रकाश जी, प्रदीप अजनबी जी, अरुणा राणा जी और विनीता लबानिया जी, और उसके अलावा भी कुछ साथी जो कि कमेंट नहीं कर पाए, वो भी लाइव देख रहे थे, तो उनको मैं इस कार्यक्रम के पश्चात उनका आभार प्रदर्शन करूंगा। उनके आने का ही निश्चित रूप से मैं धन्यवाद करूंगा। आप सभी ने हमारे साथ रहे, और मैं बाकी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम को प्रसारण के साथ नहीं देख पाए हैं तो प्रसारण के बाद में अवश्य देखें, और आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में जितनी भी आज बातें हुई हैं, उन बातों को, उस वार्ता को आत्मसात करने का प्रयास करें, उससे कुछ सीख लेने का प्रयास करें। और यदि हमारे कार्यक्रम में कोई त्रुटि रह गई हो तो कोई तल्ख टिप्पणी करने से भी न बचें, क्योंकि आलोचना से ही निश्चित रूप से आगे का रास्ता बनता है। तो कोई संकोच न करें, और जैसा भी आपको लगा है वैसा टिप्पणी करें, और हम उसको निश्चित रूप से उस चीजों का निराकरण अगले कार्यक्रम में करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत आभार आदरणीय भट्ट जी कार्यक्रम में आने के लिए, और सभी साथियों को आभार इस बात का कि हमारे साथ रहे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। एक बार हम भी आप सभी का प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ भाई मानव टीवी के प्रति, प्रबल प्रताप जी के इतना बढ़िया उदा कार्यक्रम में यहाँ पर अंजाम दिया। मैं माता चरण यही प्रार्थना करूंगा कि हमेशा एक ही तरह कार्यक्रम को अंजाम देते रहे, यही कामना करता हूँ। तो अंतिम पड़ाव यही नहीं है, मेरी यात्रा जारी है, आगे मिलेंगे, फिर मिलेंगे अगले मुकाम पर नए चेहरे के साथ, नए समय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।